हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जन संघर्ष और आंदोलन के बारे में। यानी जनता का संघर्ष या आंदोलन जो है लोकतंत्र में किस तरीके से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, इस चीज़ को हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसके अलावा और किन किन चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दे रहा है कि पिछले पाठ में हम लोगों ने सत्ता के बंटवारे को जाना कि यह क्यों जरूरी है, या सरकार के अलग अलग अंग जो है वो किस तरीके से विभिन्न सामाजिक समूहों को सत्ता में हिस्सेदारी देते हैं। इस अध्याय में हम उस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ा करके हम ये जानेंगे कि किस तरीके से लोकतंत्र में लोगों के हितों को और नज़रियों को लेकर के टकराव चलता है, और उन टकरावों के जरिए किस तरीके से हमारा लोकतंत्र जो होता है संतुलन बनाता है, और संतुलन बना करके विरोधी मांगों और दबावों के साथ लोकतंत्र के रूप में परिवर्तन आता है। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि आम नागरिक जो होते हैं वो किस तरीके से विभिन्न संगठनों का सहारा लेकर के लोकतंत्र में अपनी भूमिका को निभाते हैं। साथ ही साथ हम ये भी चर्चा करते चलेंगे कि उनके जो दबाव होते हैं वो किस तरीके से प्रत्यक्ष रूप से हमारे लोकतंत्र को प्रभावित करते हैं, और इन दबाव समूहों को पढ़ करके हम अगले अध्याय के लिए ये तय कर लेंगे कि किस तरीके से राजनीतिक सत्ता को राजनीतिक दलों के जरिए नियंत्रित किया जाता है। तो आइए आज का चर्चा शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ दे रहा है कि नेपाल और बोलीविया में जनसंघर्ष। शुरुआत कर रहा है कि क्या आपको पोलैंड में लोकतंत्र की जीत की कथा याद है? हमने इसके बारे में पिछले कक्षा 9 की पुस्तक के पहले अध्याय में पढ़ा था। यह कहानी हमें लोकतंत्र की रचना में जनता की भूमिका की याद दिलाती है। आइए इस तरह ही दो हालिया घटनाओं के बारे में पढ़ें और जानें कि लोकतंत्र में सत्ता का इस्तेमाल कैसे होता है। पोलैंड के लोकतंत्र किस तरीके से वहाँ स्थापित हुआ, जारूजेलेस्की की सरकार को किस तरीके से ख़त्म किया गया, और ख़त्म करके किस तरीके से वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई, किस चीज़ को लेकर के वहाँ संघर्ष शुरू हुआ था। तो ये एक महत्वपूर्ण याद हमको दिला रहा है कि पिछले कक्षा 9 में आपने इस पुस्तक के द्वारा पढ़ा था कि पानी की समस्या को लेकर के किस तरीके से वहाँ जन संघर्ष हुआ था। आगे कह रहा है कि आइए अब इसी तरह के दो घटनाओं के बारे में पढ़ें और जानें कि लोकतंत्र में सत्ता का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहला है नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन। दे रहा है कि सन 2006 में अप्रैल माह में नेपाल में एक विलक्षण जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ। शायद आपको याद होगा कि नेपाल लोकतंत्र की तीसरी लहर के देश में एक है, जहां 1990 के दशक में लोकतंत्र कायम हुआ। नेपाल में राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना रहा, लेकिन वास्तविक सत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में था। यानी नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। संवैधानिक राजतंत्र उसको बोलते हैं जहां राजा होता है लेकिन राजा संविधान के अनुसार आचरण करता है। नेक्स्ट है कि अत्यांकित राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र के इस संक्रमण को राजा
वीरेंद्र ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन शाही खानदान के एक रहस्यमय कत्लेआम में राजा वीरेंद्र की हत्या हो गई। यानी जो संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई उसको राजा वीरेंद्र ने क्या किया, स्वीकार लिया, लेकिन राजा वीरेंद्र की हत्या उनके महल में ही कर दी गई। नेपाल के नए राजा ज्ञानेंद्र ने लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुए। यानी वीरेंद्र के बाद जो राजा बने ज्ञानेंद्र, उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र को नहीं मानते हैं। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की अलोकप्रियता और कमजोरी का उन्होंने फायदा उठाया। यानी निर्वाचित सरकार थी वो जो थी कमजोर थी, और ऐसे में उन्होंने उसका फायदा उठाया। और फायदा उठा के क्या किया, आइए देखते हैं। उन्होंने क्या किया कि 2005 की फरवरी में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे उनको अपदस्थ करके जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। यानी वहाँ जो प्रधानमंत्री चुने गए थे, जिनको जनता ने चुना था, उनको उन्होंने पद से हटा दिया, और पद से हटा करके जो सरकार थी उसको ख़त्म कर दिया। 2006 की अप्रैल में जो जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ, उसका लक्ष्य शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर दोबारा जनता के हाथ में सौंपना था। और ऐसी स्थिति में क्या हुआ, एक आंदोलन हुआ। कब? 2006 में। कौन आंदोलन? जन आंदोलन, यानी लोगों का आंदोलन हुआ। और ये आंदोलन जो था किस लिए हुआ कि शासन की बागडोर जो है, जो ज्ञानेंद्र के द्वारा चलाया जा रहा है, उसको ख़त्म किया जाए, और ख़त्म करके फिर से जनता के हाथ में दे दिया जाए। संसद की सभी राजनीतिक पार्टियों ने एक 7 पार्टी अलायंस, यानी 7 दलीय गठबंधन, कितने दल मिलकर के बने? 7 बनाया, जो नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन के बंद का आह्वान किया। यानी उन्होंने क्या किया, इन 7 पार्टियों ने मिलकर के नेपाल को 4 दिन के लिए बंद करने का आह्वान किया कि 4 दिन तक बंद रहेगा। इस प्रतिरोध ने जल्द ही अनियतकालीन बंद का रूप ले लिया। यानी 4 दिन से ज़्यादा दिनों तक यह क्या हुआ, बंद रहा। तो यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया था लोकतंत्र को प्राप्त करने के लिए। और इसमें आप विभिन्न दलों के झंडे देख सकते हैं। जैसे यहाँ वाला झंडा आप देखिए, और ये झंडा से देखिए, तुलना कीजिए, फिर इस झंडे से उसकी तुलना कीजिए, और फिर ये वाले झंडे से। यानी इसमें विभिन्न दलों के लोग मिल करके क्या किए थे, राजा ज्ञानेंद्र को हटा करके जनता के शासन की स्थापना के लिए जन संघर्ष कर रहे थे। उसी तरह से इस तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो थे लोकतंत्र के पर लाना चाहते थे नेपाल में। तो यहाँ एक बहुत बड़ा रैली हुआ, और रैली को करके ये कोशिश किया गया कि जो सरकार है उसको हटा दिया जाए। तो 7 दल तो थे ही, इसके अलावा जो माओवादी, बागी और अन्य संगठन थे वो भी इस आंदोलन में भिड़ गए। लोग कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर उतर आए। तकरीबन 1 लाख लोग रोजाना एकजुट होकर लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रहे थे। और लोगों की इतनी बड़ी तादाद के आगे सुरक्षा वालों की एक न चली, और 21 अप्रैल के दिन आंदोलनकारियों की संख्या 3 से 5 लाख पहुंच गई। और आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेटम दे दिया। राजा ने आधे अधूरे मन से कुछ रियायत देने की घोषणा की, जिसे आंदोलन के नेताओं ने स्वीकार नहीं किया। नेता जो थे अपनी मांग पर अडिग रहे कि संसद को बहाल किया जाए, सभी दलों की यानी सर्वदलीय सरकार बने, तथा एक नई संविधान सभा का गठन हो। संविधान सभा किसे कहते हैं? किसी भी देश की वो सभा, या वो सभा जो किसी भी देश के संविधान को लिखने का काम करती है, उसको संविधान सभा कहते हैं। तो जब जनसंख्या बढ़ गई आंदोलनकारियों की, जब वे बहुत बड़ी संख्या में एकजुट हो गए, तो उन्होंने राजा को अल्टीमेटम दिया
कि वो जो है सरकार के पद को छोड़ दें, लेकिन राजा ने इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक अनमने ढंग से कुछ रियायत देने की बात की। लेकिन जो आंदोलनकारी थे वो अडिग रहे कि नहीं, आपको कुर्सी छोड़नी होगी, एक दूसरी सरकार का गठन होगा जिसमें विभिन्न दलों की महत्वपूर्ण प्रतिनिधि होंगे और एक संविधान सभा के गठन के लिए, संविधान लिखने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। 24 अप्रैल 2006 अल्टीमेटम का अंतिम दिन था, यानी उस दिन तक निर्णय लिया जाना था। इस दिन राजा 3 मांगों को मानने के लिए बाध्य होगा। यानी राजा जो थे अल्टीमेटम के दिन तक 3 बात मान गए। और इसका क्या असर हुआ, तो एसपीए ने गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना। संसद फिर बहाल हुई और इसने अपनी बैठक में कानून पारित किए और इन कानूनों के सहारे राजा का अधिकांश शक्ति वापस ले ली गई। नई संविधान सभा के निर्वाचन के तौर तरीकों पर एसपीए और माओवादियों के बीच सहमति बनी। तो इस तरीके से आपने देखा कि जन संघर्ष का क्या असर हुआ। जन संघर्ष के असर के लेकर के वहाँ जो राजशाही व्यवस्था थी वो खत्म हुई और खत्म होने के बाद गिरिजा प्रसाद कोइराला को प्रधानमंत्री चुना गया। संसद फिर से बहाल हो गया और फिर से संसद के द्वारा, बैठक के द्वारा कानून पारित होने लगे। राजा के अधिकांश शक्तियाँ थी उसे वापस कर लिया गया और संविधान सभा के निर्वाचन के लिए माओवादियों और एसपीए के बीच सहमति बन गई। दो 2008 में राजतंत्र खत्म किया और नेपाल में संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। यानी नेपाल जो था 2008 में लोकतांत्रिक देश बन गया और वो भी कैसा, संघीय, यानी उसमें विभिन्न संघ के लोग से। 2015 में यहाँ एक नए संविधान को अपनाया गया। नेपाल के लोगों का यह संघर्ष पूरे विश्व के लोकतंत्र प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। यानी जो व्यक्ति लोकतंत्र चाहने वाले थे उन लोगों के लिए एक यह प्रेरणा की बात थी कि किस तरीके से जन संघर्ष के द्वारा, लोगों के संघर्ष के लेकर के नेपाल में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बहाल हो गई। तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत ही बड़ी प्रेरणा का स्रोत है कि अगर जनता चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। तो इस उदाहरण के द्वारा हम लोगों ने ये देख लिया कि जन संघर्ष का लोकतंत्र में क्या योगदान होता है। यानी अगर जन संघर्ष किया जाए तो मनमानी सरकार जो है उसे घुटने टेकने पड़ सकते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण शब्दावली दिया है और ये है माओवादी। करे चीनी क्रांति के नेता माओ की विचारधारा को मानने वाले जो साम्यवादी लोग हैं उनको माओवादी मजदूरों और किसानों के शासन को स्थापित करने के लिए सशस्त्र क्रांति के जरिए सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। यानी माओ जो चीन के नेता थे, माओ त्से तुंग, उनके विचारधारा को जो मानने वाले साम्यवादी लोग हैं उनको माओवादी बोला जाता है। और ये माओवादी जो है चाहते हैं कि मजदूरों का और किसानों का शासन स्थापित हो और इसके लिए ये सशस्त्र क्रांति करते हैं। और सशस्त्र क्रांति करके सरकार को, यानी जो सरकार मजदूरों और किसानों के हितों का ख्याल नहीं रखती है, उनको उखाड़ फेंकना चाहते हैं। तो बस आज के चर्चा में आज इतना ही। मिलते हैं अब अगली वीडियो में और फिर पढ़ेंगे हम लोग बोलीविया के लिए संघर्ष किस तरीके से हुए। तो बस पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।